Hello everyone, this is the third lecture on equilibrium, and in this lecture we are going to discuss very important topic from equilibrium, that is ionic equilibrium. So you can say that ionic equilibrium is the most important topic from the chapter equilibrium, and ionic equilibrium itself is a very huge topic. So we will discuss a few topics from ionic equilibrium. So before watching this video, you have to watch the video from chemical equilibrium and physical equilibrium, because it is related to chemical equilibrium. So if you don't understand some terms from chemical equilibrium, it will be very difficult for you to understand ionic equilibrium. So let's start ionic equilibrium. So before starting ionic equilibrium, as the name suggests, it has something to do with ions. We have to discuss some terms. तो कुछ terms हमको discuss करनी पड़ेगी. One is electrolyte and other is non-electrolyte. So these two substances are to be discussed here, electrolytes and non-electrolytes. तो चलिए हम समझते हैं what are electrolytes and non-electrolytes. तो पहले हम बात करते हैं electrolytes की. तो जब हम electrolytes की बात करते हैं, so remember electrolytes are those substances which when form an aqueous solution give some ions. तो electrolytes, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो, उनके एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या फॉर्म करते हैं, वो आयंस देते हैं आपको, और इन आयंस की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटीज. ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में ये हेल्प करते हैं. कौन? इलेक्ट्रोलाइट्स. क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या फॉर्म कर लेते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं. और अगर आयंस फॉर्म करेंगे तो ये तो काफी ऑब्वियस है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज फॉर्म हो गया, मींस चार्ज कैरियर इनको मिल गए आयंस. तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. क्यों? आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज की जरूरत होती है. तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई भी हो, वो चाहे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो या फिर वो आयंस की फॉर्म में हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दे डू नॉट फॉर्म आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. क्योंकि आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इनके एक्वस सॉल्यूशन से, तो इट इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं. क्यों नहीं होने देते हैं? क्योंकि चार्ज कैरियर ही नहीं है. चार्ज कौन कैरी करके लेके जाएगा, और जब चार्ज ही कैरी नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो नहीं हो सकती है. तो इसका आप ध्यान रखेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं इसके. जैसे ये हो गया सुगर क्या एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और यू कैन से यूरिया का जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा. इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत सारे होते हैं. जैसे ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है आपका. जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. उसके अलावा एसिड्स, बेसेस, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, CH3COOH की, तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है. दिस इज एसिटिक एसिड. और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में. तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम. आयनिक इक्विलिब्रियम को ऑब्वियसली आयन से कोई लेना देना होगा. तो जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो जो सब्सटेंस आयंस फॉर्म करेंगे उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में. यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई लेना देना नहीं है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम इसमें पढ़ने नहीं वाले हैं. तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं. तो हम केवल इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, आपको पता ही होगा. वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ध्यान रखना, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होता है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब इनको आप एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं. अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस फॉर्म करते हैं, मतलब दे डिसोसिएट कंप्लीटली टू फॉर्म आयंस. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एग्जांपल NaCl, अगर आप सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- आयंस में. तो इसको हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ आयंस नहीं बनेंगे, वरना
ऑलमोस्ट 100% के आसपास, मोर देन 99%, तो ऑलमोस्ट इसीलिए हम लगभग 100% इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और 100% आयंस फॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल जैसे KOH है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है आपके पास? जैसे CH3COOH, NH4OH, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप सोचोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सो these electrolytes do not dissociate completely in their aqueous solution. ये completely dissociate नहीं होते हैं और आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये partially dissociate होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी CH3COOH और NH4OH, तो ये क्या हो गए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इस डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये चीज समझ में आएगी तभी आपको फर्दर टर्म्स जो हैं आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो समझ में आएंगी। तो ये चीज क्लियर हो गई। देन अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब आप सोचोगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिए क्या बात होती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को आप जब डिसॉल्व करते हो तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और कंप्लीटली आयंस फॉर्म कर लेते हैं, तो उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पे फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात कर रहा हूं। अब मैंने 100 ग्राम NaCl लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वो 100 ग्राम NaCl जो है Na+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहीं पे मैं अगर CH3COOH की बात करता हूं, दैट इज एसिटिक एसिड की बात करता हूं, तो मैंने आपको क्या बताया? ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3COO- आयन प्लस H+ आयन, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, तो ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान रखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितना डिसोसिएट होगा, कैसे डिसोसिएट होगा, हम इसके बारे में पता करेंगे। और यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं सेम इसी की तरह कि अगर मैंने 100 ग्राम लिया किसमें? वाटर में, तो जनरली अगर वाटर की बात करें तो CH3COOH होता है प्लस H2O। अगर H2O ऐड करोगे तो H+ आयन की जगह पे क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन, तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो अगर मैंने 100 ग्राम लिया, मान लेते हैं ये 100 ग्राम लिया, तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम मान लेते हैं क्या हो गया? तो ये कन्वर्ट हो गया, तो ये 10 ग्राम क्या बनाएगा? या आप बोल सकते हैं 100 मोल लिया, क्योंकि ग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैंने 100 मोल लिए इसके, तो 100 मोल में से मान लेते हैं 10 मोल, तो कन्वर्ट हो गए, तो 10 मोल इसके बनाएंगे, 10 मोल इसके बनेंगे, और ये कितना बच जाएगा? ये 90 मोल बच जाएगा। तो कुछ ये बच जाएगा इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म एज इट इज, और कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे हमको यही समझना है कि कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितने आयंस में कन्वर्ट होंगे, इसका पता हमको कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे। किसके लिए? कि कोई भी सब्सटेंस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट होता है आयंस, उसको हम कहते हैं, ध्यान रखिए, उस टर्म का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले आपको यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको यह बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना एक्सटेंट तक, किस एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब अगर वो 100% डिसोसिएट हो गया तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ 1। अगर वो 0% हुआ, 0% तो इलेक्ट्रोलाइट होगा नहीं, वो होगा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा 0। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है? सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एडेड टू द सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में आपने जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए थे, मान लेते हैं जैसे मैंने यहां पे बोला अगर 100 मोल्स ऐड किए थे तो उनमें 10 ही डिसोसिएट हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड। तो किसी भी सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एडेड। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एडेड। तो यहीं से देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैंने इसके 100 मोल्स लिए है ना, और 100 में से 10 मोल डिसोसिएट हो गए, तो कितने मोल डिसोसिएट हुए? 10। और लिए कितने थे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने ऐड किए थे? 100। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? 10/100, दैट इज
0.1। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इंटू 100 करोगे, दैट इज 10% ही ये डिसोसिएट हुआ, तो 0.1 इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ। अगर मैंने 100 मोल लिया और 100 के 100 डिसोसिएट हो जाते हैं, वो लगभग किस में होता है, ऐसा किस में होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हो जाएगा, बट वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है, क्योंकि जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप लेते हो उतने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर मैंने 100 मोल्स ले तो लगभग 100 के 100 क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 100/100। अगर मैंने n मोल्स लिए और n के n डिसोसिएट हो गए तो n/n, वो कितना हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो सकता है, 1 से ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं हो सकता है। परसेंटेज टर्म में बोले तो 100%, उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हमको क्या पता चलता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा, उस सब्सटेंस का डिसोसिएशन जो है वो उतना ज्यादा होता है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, जैसे इसका 0.1 है, अगर यहीं पे 10 की जगह 20 मोल डिसोसिएट हुए होते तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता, 0.2। 30 हुए होते तो 0.3, और 100 के 100 हो गए होते तो 1। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का उतना ही ज्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली टर्म समझ में आ गई होगी कि कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर सकते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट कर सकते हैं अल्फा से, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप अल्फा से डिनोट करते हो। अच्छा, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस का, वो है C। मान लेते हैं शुरू में आपने जो नंबर ऑफ मोल्स लेते पर लीटर वो आपने C लिया था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ध्यान रखिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो C क्या है, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसके बाद कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय C। तो ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड वो कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड होंगे, दैट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स एडेड इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने आपने सॉल्यूशन में डाले हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पे भी आयनिक इक्विलिब्रियम, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, वो हम लेक्चर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की, उस ली-चैटलेस प्रिंसिपल की बात की, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बार बार आती रहेंगी। तो आप प्लीज पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए, मैंने वो बहुत अच्छे से आपको समझा है। तो यहां पे देखिए, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, वो होता है अल्फा। तो मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, एक आयनिक इक्वेशन है। अब आयनिक इक्वेशन में मान लेते हैं C इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इजी है समझना इसको। तो मान लेते हैं क्या है, C क्या है, C क्या है, लेट, यहां पे लिख लीजिए आप कि लेट C बी द इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पे लिख लेता हूं, लेट C बी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो उस समय इसका कंसंट्रेशन C था, ऑब्वियसली अभी तो डिसॉल्व कंसंट्रेशन इसका क्या था, 0 तो ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान रखिए, अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, देखिए ये धीरे धीरे डिसोसिएट होना शुरू होगा, CH3COO- और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करना शुरू करेगा। जब ये धीरे धीरे डिसोसिएट होना शुरू होगा, तो आपको पता है कंप्लीट डिसोसिएट होता नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक टाइम आएगा कि जितना डिसोसिएट होना है उतना हो चुका होगा, और उसके बाद बैलेंस हो जाएगी कंडीशन, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, नो फर्दर चेंज। ऑब्वियसली डायनेमिक नेचर होता है इक्विलिब्रियम का, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा होता है वैसे ये भी होता है, इसका नेचर भी डायनेमिक होता है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए आपको पता है कि आपको मैंने अभी बताया कि CH3COOH, यहां पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन C था, और जो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब कुछ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। कितने मोल्स डिसोसिएट होते हैं इसके, C अल्फा।
तो C आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन था, उसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास C माइनस C अल्फा। बहुत सिंपल सी मैथ्स है, बहुत डिफिकल्ट मैथ्स तो है नहीं कि आपके पास C था शुरू में और उसमें से C अल्फा क्या हो गया? डिसोसिएट हो गए, तो बचा आपके पास क्या? C माइनस C अल्फा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं? C अल्फा। तो देखिए इसका अगर एक मोल डिसोसिएट होता है CH3COOH का तो इसका एक ही मोल बनेगा। तो अगर C अल्फा मोल डिसोसिएट होता है तो C अल्फा ही बनेंगे। अगर इसका एक मोल डिसोसिएट हो गए, H3O प्लस जो है आयन एक बनाता है, तो C अल्फा मोल कितने बनाएंगे? इसका कंसंट्रेशन भी कितना हो जाएगा? C अल्फा। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि C अल्फा डिसोसिएट हो चुके हैं, C शुरू में आपके पास थे, तो बचा आपके पास C माइनस C अल्फा। इसका क्योंकि एक मोल डिसोसिएट होके एक CH3COOH आयन बनाता है और एक H3O प्लस आयन बनाता है, तो इसीलिए इसके C अल्फा आयंस जो हैं, C अल्फा मोल्स जो हैं, C अल्फा मोल्स ये बनाएंगे और C अल्फा मोल्स ये बनाएंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो जितने डिसोसिएट होंगे उतने इसके और इतने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K की वैल्यू, K मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसलिए मैंने बोला था कि आप पहले केमिकल इक्विलिब्रियम जरूर समझ लीजिए अच्छे से। तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज ये क्या है आपके पास? CH3COO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका 1:1 है, तो 1:1 आप चाहो तो लिख लो, पावर 1:1 होगी इसकी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको समझना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप बार बार आपको समझना पड़ेगा। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, बार बार आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी इस टर्म को समझने के लिए। देखिए यहां पे आपने क्या किया? वाटर में ऐड किया आपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को और उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, राइट? जब आपने वाटर में इसको ऐड किया तो आपको पता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट तो आप बहुत थोड़ा सा ऐड करते हो और वाटर होता है बहुत ज्यादा। तो आप ये कह सकते हो कि वाटर को जो कंसंट्रेशन है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। और जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा है और ये रिएक्शन हो रही है उसकी, वाटर हमारे पास बहुत ही ज्यादा है और वाटर रिएक्ट कर रहा है CH3COOH के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगेगा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है ही वो इतना ज्यादा, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है। तो CH3COOH का तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन वाटर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज लाइक जैसे कि वाटर आप समझ लीजिए पूरा सी है, ओशन आपके पास, तो ओशन में से आप थोड़ा सा वाटर ले लेते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम यहां पे भी हो रहा है कि बस इतना, इसके कंपैरिजन में आप ये जरूर देख लीजिए कि कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, तो इसका तो ना के बराबर कंसंट्रेशन है। तो इसीलिए वाटर का जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन शुरू से लेके लास्ट तक चेंज होगा, लेकिन वो चेंज इतना कम होता है कि पता ही नहीं चलता है और कैलकुलेशन में भी उसका पता नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे? इसको भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू, अब देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है इसको हम डिनोट करते हैं Ka से। तो Ka इक्वल टू हो गया CH3COO माइनस इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH का कंसंट्रेशन, और इस Ka को हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर एक और नाम से हम इसको जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान रखिए इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये भी तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और K तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ही, तो Ka भी कांस्टेंट होगा, K इंटू H2O। अच्छा, यहां पे A का क्या मतलब है? ये टर्म जो है ना, ये इसके लिए है, किसके लिए? एसिड के लिए। तो एसिड के लिए जनरली इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, या आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो K होता है, जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो क्या होता है? Ka से डिनोट करते हैं। और यही अगर
ये बेस होगा, तो अगर ये KOH हो गया, मतलब मान लेते हैं, या फिर NH4OH हो गया, KOH तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उसके लिए हम डिनोट करते हैं इसको KB से। तो यहाँ पे H3O प्लस था तो इसका 0 था शुरू में और Cl था। तो अगर यहाँ पे किसके लिए लेते हैं, हम मान लेते हैं इसकी रिएक्शन करते हैं हम, किसकी, NH4OH की। तो NH4OH जो होगा वो क्या फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, NH4 प्लस OH माइनस N। तो यहाँ पे जो KB लेंगे, KB क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस N डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया आपका KB, ये क्या हो गया आपका KB। तो ये है KB और KA, दोनों एक्चुअल में एक ही चीज होते हैं, A और B। जो हमने यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमने सबस्क्रिप्ट लगाए हैं। ये सबस्क्रिप्ट क्या डिनोट करते हैं, एसिड्स और बेसिस को डिनोट करते हैं। तो कहीं पे भी Ka आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिड है, तो उस एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। और KB क्या है, बेस है, तो उस पर्टिकुलर बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये Ka और KB की जो वैल्यू है ना, किसी भी आयन के लिए, मीन्स किसी भी जो एसिड या बेस है, किसी भी एसिड या बेस के लिए उस एसिड की या उस बेस की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बताते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। आपको पता है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो उतना ज्यादा H+ आयन फॉर्म करता है, राइट। और जितना ज्यादा वो H+ आयन फॉर्म करेगा ऑब्वियसली उतने ज्यादा वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में है, तो जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मींस Ka की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सेम यहाँ पे बेस के लिए भी होता है, Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि बेस क्या होता है, जनरली यही आपने पढ़ा है, OH माइनस आयन उतना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन, और जितना ज्यादा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू Kb की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Ka और Kb की वैल्यू उस पर्टिकुलर एसिड या बेस की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अच्छा, इस टर्म को, इस जो आप एक्सप्रेशन देख सकते हो, इसको हम कहते हैं ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ध्यान रखना, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हम इसको कहते हैं। दिस इज ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ये है हमारा ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में है क्या। देन ये तो आपका समझ में आ गया ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या है। अच्छा, अगर आप इसको फर्दर करते हैं, अगर हम रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे देखिए Ka इक्वल टू, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया, तो देखिए Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। ये कब लेना है हमने कंसंट्रेशन, क्योंकि K कब होता है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू होगी किसकी, CH3COO माइनस के कंसंट्रेशन की, वो क्या है, C माइनस सी अल्फा। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज C माइनस सी अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन क्या था, दैट इज C अल्फा। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी CH3COO माइनस आयन की, वो भी C अल्फा थी। तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो CH3COOH की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो C माइनस सी अल्फा है, वो है C माइनस सी अल्फा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। C को आप कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, और यहाँ से आपका C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। नाउ अब मैंने क्या बोला, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बहुत कम। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। क्योंकि तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्फा बहुत कम है तो वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि 1 में से एक इतनी छोटी वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मान लेते हैं 1 से आप माइनस कर रहे हो 0.00001, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑलमोस्ट वो क्या होगा, 1 के ही इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। एग्जैक्ट नहीं होता है बट कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, वो 1 था तो बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka बाई C। तो आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka बाई C। तो इस आप अल्फा की जो वैल्यू आती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Ka बाई C। तो ये आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो ऐसे में किसी भी केस के लिए आप पता कर सकते हो कि
जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जस्ट ये तरीका समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं सी ले लेते हैं, तो देखिए सी कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन इसका है, उसकी तो जरूरत पड़ेगी आपको। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। तो अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास एसिड्स एंड बेसिस के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया एसिड्स एंड बेसिस के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमको तीन कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ने हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड्स एंड बेसिस के लिए। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमको इसलिए क्योंकि हमको एसिड्स एंड बेसिस की जो डेफिनेशन है, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अलग अलग बताते हैं और तीनों कॉन्सेप्ट्स की अपनी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया, जो आपने शायद बचपन से पढ़ा होगा, दैट इज नोन एज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है क्या, एसिड्स एंड बेसिस का। ध्यान रखिए, दिस इज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसको समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो ये क्या कहता है, ये डिफाइन करता है एसिड्स और बेसिस को। तीनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैंने जैसे बताया अपने अपने मेरिट्स हैं, अपने अपने डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहला अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और आप पढ़ते हुए आ रहे हो भले आपको इसका नाम पता हो या ना हो, ये एसिड्स और बेसिस को किस तरीके से डिफाइन करता है ये देख लेते हैं। नाउ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट सेज दैट एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H plus ions, or you can say proton, when they are dissolved in water, while the bases are those substances which give OH minus ions when they are dissolved in water. So you can say that acids are the substances which give H plus ion in their aqueous solution, and bases are the substances which give OH minus ions in their aqueous solution. तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसने कहा कि एसिड्स वो सब्सटेंसेज हैं जो अगर उनको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो H प्लस आयन देते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेज हैं जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो OH माइनस आयंस देते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल HCl को अगर आप डिसोसिएट करोगे वाटर में तो ये क्या फॉर्म करता है, H प्लस एंड Cl माइनस। भले ये आगे जाके H प्लस आयन जो है वो क्या फॉर्म करता है वाटर के साथ, ये फॉर्म कर लेता है H3O प्लस आयन। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो आपकी HCl प्लस H2 क्या फॉर्म करता है, H3O प्लस Cl माइनस आयन। तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने H प्लस आयन फॉर्म किया। उसी तरीके से अगर बेसिस की बात करें हम, तो जैसे बेसिस हमारे पास NaOH, तो NaOH क्या करता है, NaOH को आप डिसोसिएट कीजिए तो क्या फॉर्म करता है Na प्लस और OH माइनस आयन। तो अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ये क्या फॉर्म करता है, OH माइनस आयन देता है। तो ये क्या है, बेस है। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, CH3COH, और ये एसिड का हो गया। उसके अलावा जो H2SO4 है ये भी एसिड का एग्जाम्पल हो गया। बेसिस के एग्जाम्पल KOH हो गया, NH4OH हो गया। तो ये सब बेसिस के एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ ये तो ठीक था और डेफिनेशन भी ठीक है, आपने शायद बचपन से यही डेफिनेशन पढ़ी। फिर इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। इसने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस देता है। तो पहले मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फायदे क्या हैं। कि कई कंपाउंड के बारे में हमको पता चल गया कि कौन से कंपाउंड्स एसिड्स हैं, कौन से कंपाउंड्स बेसिस है। जैसे HCl हमको पता चल गया कि एसिड है, H2SO4 हमको पता चल गया कि एसिड है। उसी तरीके से NaOH के बारे में पता चल गया है बेस है, KOH बेस है, NH4OH बेस है। तो हमने कैटेगराइज कर दिया कुछ कंपाउंड्स को कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स एसिड्स हैं और पर्टिकुलर कंपाउंड्स बेसिस हैं। तो थोड़ी बहुत समझ हमको एसिड्स और बेसिस की हो गई। दूसरी चीज कि इसने इन एसिड बेस रिएक्शंस जो होती हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, इनको भी जस्टिफाई किया कि किस तरीके से कोई भी एसिड या बेस जो है वो रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज कि अगर ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो क्या कोई सब्सटेंस एसिड या बेस नहीं हो सकता है। तो अगर नॉन एक्वस मीडियम में नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो है उनमें अगर रिएक्शन हो रही है और उनमें कोई एसिड या बेस रिएक्ट कर रहा है तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इसमें तो केवल एक्वस सॉल्यूशन के बारे में हमको बताया है, तो उसके बारे में हमको इससे पता नहीं चलता है। सो द रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय Arrhenius concept. So reactions of acids and bases, acids or bases, you can say that the reactions of acids or bases in non-aqueous mediums cannot be explained with the help of this concept, Arrhenius concept जो है आपके पास। दूसरी चीज, the reaction is because the reaction is only in aqueous solution, so the reactions in gaseous medium cannot be explained. Then उसके अलावा the substances which do not have proton means H plus ion और OH माइनस आयन मीन्स अगर जिस सब्सटेंस के पास H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं है, इसका मतलब वो एसिड या बेस कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो ऐसे में तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हो जाएंगे कि जो एसिड्स और बेसिस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जबकि बाद में हमको पता चला कि वो तो एसिड्स एंड बेसिस हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास है। नॉन एक्वस मीडियम में तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ये कॉन्सेप्ट। और इसका मतलब देखिए, OH आयन कौन देता है? हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। तो इसके लिए बेसिस कौन है? इसने तो बेसिस को कैटेगराइज कर दिया कि जो हाइड्रोक्साइड्स है वही बेसिस हो सकते हैं, उसके अलावा कोई बेस हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी कोई और OH माइनस आयन देगा नहीं एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसकी वजह से इसकी काफी सारी डीमेरिट्स हैं। कुछ फायदे हैं, अगर आप छोटे स्टैंडर्ड में, छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th 9th 10th, तो वहां तक इतनी डेफिनेशन ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखनी होती है कि एसिड्स और बेसिस में कि किस किस को हम कैटेगराइज करेंगे एसिड और बेसिस में, तो वहां तक ठीक है ये डेफिनेशन। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो ऑब्वियसली इतनी डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है और आपको पता होता है कि वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो रिएक्ट किस तरीके से करेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि हमारे पास अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। जिसका नाम क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस, देखिए डिफरेंस क्या है, एरहेनियस ने प्रोटॉन डोनर जो होते हैं, मतलब H+ आयन जो डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, उनको बोला एसिड्स, और जो OH- आयन लूज करते हैं उनको कहा बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है? इसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन को, थोड़ा इजी कर दिया, और थोड़ा बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बोला था कि इसके हिसाब से NH3 आप जानते हो बहुत अच्छा एग्जांपल है बेस का, लेकिन NH3 तो इसके लिए एसिड बेस कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये H+ आयन देता है नहीं, OH- आयन कहां से देगा? ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसके पास। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके लिए एसिड या बेस कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या किया, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच डोनेट द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन लूज करते हैं। सो प्रोटॉन लूजर, बेसिकली अगर बहुत शॉर्ट में हम कहें तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर प्रोटॉन लूजर विच लूज द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब H+ आयन, H+ आयन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स कहेंगे। और बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, सो दे एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। तो H+ आयंस को एक्सेप्ट करने वाले जो होते हैं वो क्या हैं? बेसिस हैं। H+ आयन को लूज करने वाले क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। इसने OH- आयन का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। अब हम केवल प्रोटॉन की ही बात करेंगे। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स बेसिस, प्रोटॉन लूजर एसिड्स। और यहां से किसी भी रिएक्शन में इसने बताया हमको कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको आई होप कि ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन कहती क्या है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसकी हेल्प से देखिए काफी इजी हो जाता है आपको चीजों को समझना। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। देखिए HCl प्लस H2O विल फॉर्म H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयन। उसी तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे ये है NH3 प्लस H2O विल फॉर्म NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हो ये इन दो पर्टिकुलर रिएक्शंस की हेल्प से मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपका एसिड बेस होगा और कंजुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहां पे देखिए ये HCl है। HCl ने H+ आयन लूज किया और बनाया Cl माइनस, ये देख सकते हो आप। और ये H2O है। H2O ने क्या किया? H+ आयन वहां से गेन किया और बनाया H3O प्लस। तो इसको हम कहेंगे, देखिए किसी भी सब्सटेंस में H+ केवल प्रोटॉन का डिफरेंस होता है दो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में। एक में एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, दूसरे में एक प्रोटॉन कम होता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं कंजुगेट acid base pairs. So remember the conjugate acid base pairs are two species which only differ by a proton. H+ आयंस का ही डिफरेंस होता है इसमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। मतलब ये HCl से आप क्या करोगे? H+ आयन कम कर दोगे, मींस प्रोटॉन कम कर दोगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा? Cl माइनस आयन फॉर्म कर देगा। तो ये क्या है? एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये क्या है? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और यहां पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर तो आपको पता चल गया, ये होगा कंजुगेट एसिड में CA से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये कंजुगेट एसिड है,
मान लेते हैं कंजुगेट एसिड 1 है और ये कंजुगेट बेस 1 है, और CB मतलब कंजुगेट बेस में लिख रहा हूं इसको, और ये कंजुगेट, अच्छा देखिए यहां पे क्या है, कंजुगेट एसिड कौन होगा, जो क्या करता है, H प्लस आयन लूज करता है। अब देखो कहीं पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि H प्लस आयन कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, तो ध्यान रखिए जिसके पास H प्लस आयन ज्यादा होगा वो क्या है, कंजुगेट एसिड है, जिसके पास कम होगा वो कंजुगेट बेस है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए ये कंजुगेट एसिड है, इसने H प्लस आयन लूज किया, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया, तो कंजुगेट एसिड के पास कंजुगेट बेस से एक H प्लस आयन ज्यादा होता है, तो यहां पे क्या है, ये कंजुगेट एसिड हो गया। यहां पे देखिए इसमें से और इसमें से H प्लस आयन किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, तो ये कौन हो गया, कंजुगेट एसिड। ये सेकंड पेयर है कंजुगेट एसिड और बेस का, ये कंजुगेट बेस 2 हो गया। उसी तरीके से इस रिएक्शन में देखिए यहां पे NH3 ने क्या किया, देखिए गेन किया, तो ये क्या है, NH4 प्लस बना दिया, और H2O ने क्या किया, OH माइनस आयन बना दिया, इसने लूज किया, तो ये क्या है, क्योंकि इसके पास एक H प्लस आयन एक्स्ट्रा था, इसने लूज किया तो OH माइनस आयन बना, तो ये कौन था, एसिड है, कंजुगेट एसिड। डेफिनेशन ध्यान रखो, लूज करता है वो एसिड। कौन हो गया इसका कंजुगेट बेस, ये हो गया CB, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको ये कंजुगेट बेस हो गया क्योंकि इसने क्या किया, गेन किया, और ये बना दिया कंजुगेट एसिड 1, ये 1 1 और ये 2 2, तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गए, दो कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। तो यहां पे देखिए वाटर का केस देखिए, बाकी सब कुछ तो ठीक है, यहां पे आपको पता चल गया कि HCl जो है वो एसिड होता है, NH3 बेस होता है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की हेल्प से देखिए NH3 का पता नहीं चल रहा था, कुछ केवल ये कंपाउंड नहीं है, तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे जिनका पता नहीं चलता है, किसकी हेल्प से, एरहेनियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से कि वो एसिड है कि बेस है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने उनको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से कि भाई देखिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। तो ये किसने बता दिया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बता दिया हमको। अब ये चीज तो समझ में आ गई आपको, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी समझ में आ गया। ध्यान रखिए कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, जिनमें केवल प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल NH3 का अगर कंजुगेट देखिए, NH3 का अगर आप कंजुगेट बेस ढूंढोगे, बेस में क्या होगा, एक H प्लस आयन कम होगा, एक H प्लस आयन कम हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा, NH2 और माइनस आयन बच जाएगा क्योंकि प्लस गया, तो ये क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस हो गया। लेकिन अगर इसी का कंजुगेट एसिड पता करना है तो कंजुगेट एसिड में क्या होगा, एक H प्लस आयन ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस। तो मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस काफी आपको ये चीज समझने के लिए। अब वाटर का केस देखिए, पहली वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, इसमें वाटर जो है वो कंजुगेट बेस है, और दूसरी वाली रिएक्शन में देखिए ये कंजुगेट एसिड है। जब वाटर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो कंजुगेट बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच बिहेव लाइक बोथ एसिड्स एंड बेसिस, वो एसिड्स के साथ बेस जैसे रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ एसिड जैसे रिएक्शन करते हैं। तो द सब्सटेंसेस विच बिहेव लाइक बोथ कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस, these particular substances are known as amphoteric substances। इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। these are said to have amphoteric nature। हम क्या कहेंगे, कैसे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक कौन हो गए, जो एसिड्स और बेसिस दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है नीचे वाली रिएक्शन में, और ऊपर वाली रिएक्शन में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वाटर क्या है, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वो एसिड या बेस नहीं है, वो एम्फोटेरिक है। तो आई होप कि आपको ये एम्फोटेरिक नेचर भी समझ में आ गया होगा वाटर का। तो ये तो था किसका कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट। तो मेरिट्स बहुत सारे हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में उनकी रिएक्शंस तो हम एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी जो रिएक्शंस होती हैं उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। उसके अलावा आयनिक इक्वेशंस तो पता चल ही सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की हेल्प से, और बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते थे एज एसिड्स एंड बेसिस विद द हेल्प ऑफ एरहेनियस कॉन्सेप्ट, उनको हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी की हेल्प से, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, फिर हमको नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत क्या है। अगेन इट हैज समथिंग टू डू विद प्रोटॉन, बिना प्रोटॉन के कोई पता नहीं चलेगा हमको यहाँ पे कि अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट या लूज नहीं करता है किसी रिएक्शन में, तो क्या वो एसिड से बेसिस नहीं होंगे। तो हमको वहां पे कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, जैसे SO2, दो SO2 के मॉलिक्यूल होते हैं, और यहाँ पे देखिए एक बना देता है SO3 माइनस और एक बना देता है SO प्लस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे तो कोई लॉस और गेन हो ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन्स का। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे N2
H या O4, तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन तो कुछ है ही नहीं, प्रोटॉन तो है ही नहीं यहाँ पे, फिर भी देखिए क्या है, एक बनाता है हमारे पास NO और एक बनाता है NO3, तो ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ पे ये कहाँ से आ गया फिर? अगर ये रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं तो फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की हेल्प से तो हम इनको पता ही नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस कोई भी एसिड या बेस है, क्योंकि प्रोटॉन का गेन या लॉस कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर जिस सब्सटेंस को एरहेनियस या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से हम एसिड या बेस क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एंड दिस इज नोन एज लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लेविस कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका कहना है एसिड्स आर द substances which have the tendency to gain the electrons or tendency to the accept the electrons pair, ध्यान रखिए, and bases are the substances which have the tendency to donate the electron pairs। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसमें होती है वो बेस है, और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है जिसमें वो एसिड्स है। अब यहाँ पे देखिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, H+ तो प्रोटॉन की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो हर सब्सटेंस में अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेविस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप किसी भी सब्सटेंस को बता सकते हो एसिड है या बेस है। जिस सब्सटेंस की, इसने क्या कहा, जिस सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की वो एसिड है, जिस सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वो क्या है, बेस है। तो अब बहुत सारे सब्सटेंसेस को आप इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, तो डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है, तो जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, एक लेविस बेस होगा। इसको हम कहते हैं लेविस बेस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसेस नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक लेविस बेस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एक बेस है। उसी तरीके से BF3, तो BF3 का आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो इसमें बोरॉन जो होता है सेंटर पे जो एटम होता है बोरॉन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे BF3 जो है वो किसके साथ, NH3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है NH3, कुछ इस तरीके से बनाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये किसके साथ शेयर करेगा, बोरॉन के साथ। तो ये क्या है, BF3 क्या है, एक लेविस एसिड है। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ध्यान रखिए, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है वो लेविस एसिड है, वो एसिड है, और जो जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की है वो बेस है। ये किसने कहा, ये लेविस ने कहा। तो काफी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम इसकी हेल्प से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे BF3 का दिया, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होती हैं वो क्या होते हैं, वो आप कह सकते हो लेविस एसिड्स होते हैं। जैसे मैंने BF3 का एग्जांपल दिया, BeCl2, ये क्या हो गए, कंजुगेट एसिड्स हो गए। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस जिनके पास होता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लेविस बेसिस की तरह बिहेव करेंगे। तो आई होप कि आपको लेविस एसिड्स एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मेरिट्स पता चल गई होगी आपको इसकी, तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि यहाँ पे हमको किसी भी प्रोटॉन या फिर OH- आयंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब इजीली आप क्लासिफाई कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस को, वेदर इट इज एसिड और बेस। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट को अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, और आपको पता है हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हर सब्सटेंस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा एज एसिड और बेस। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, क्योंकि हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेस हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब हम इसको बहुत ब्रॉडली पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जगह अप्लाई होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। तो आई होप कि ये लेविस कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। सो एटलीस्ट आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो ये था हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, क्योंकि
कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में, वो सब रिलेटेड हैं इन टॉपिक से। तो प्लीज पहले ये टॉपिक्स आप अच्छे से समझ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।